ओके मिस्टर श्राम, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं एक एक लाइन करके। A 2 meter long ladder of mass 10 kg is kept against a wall such that its base is 1.2 meter away from the wall. तो देखिए ये फर्स्ट लाइन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। 2 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये आपकी जो लैडर है ये 2 मीटर लॉन्ग है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। ये जो लैडर है इसका जो मास है वो 10 kg है। अगर इसका मास 10 kg है तो इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है, जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, विच विल बी 1 मीटर फ्रॉम बोथ साइड्स। मिस्टर हुसैन को डाउट? नहीं सर। थर्ड इंफॉर्मेशन जो हम निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं, सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये जो बेस है, जो मैंने पी जेड बेस बनाया हुआ है, ये सारा जो बेस है दैट इज 1.2 मीटर। फर्स्ट लाइन से ये सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। सेकंड लाइन, द वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज रफ। वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज रफ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन, ये जो लेडर जो पी पॉइंट है, अगर लेडर गिरने की कोशिश करेगी तो जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट जाने की कोशिश करेगा लेफ्ट साइड पे। तो इम्पेंडिंग मोशन जो है हमारी, इम्पेंडिंग मोशन जो कि हो सकती है, इम्पेंडिंग मोशन जो है वो होगी लेफ्ट पे। इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो होगी राइट साइड पे। उदयन जी कोई डाउट है? नहीं सर। स्मॉल एफ जो है वो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखिए सर। अच्छा, एक और चीज ये है कि ये वाला जो एंड है, जो एंड एस है, ये वाला जो एंड है, यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो वॉल है वो स्मूथ है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है। इसी को समझने के लिए ये एग्जांपल जो हम डिस्कस किया अभी, कि आपके पास ये स्टील वॉल है, ये स्टील फ्लोर है, ये स्टील लैडर है, यहाँ पर भी आपके पास जैसे एक रबर का स्टॉपर लगा होता है वो भी नहीं है, और रबर का स्टॉपर यहाँ पर भी नहीं है। अगर सिर्फ आपके पास ऐसा अरेंजमेंट है, अगर आपके पास सिर्फ ऐसा अरेंजमेंट है कि एक स्टील वॉल पे स्टील वॉल, स्टील फ्लोर, स्टील लैडर हो, तो मिस्टर रुद्र, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्या ये लैडर इस तरह आप टका पाओगे मिस्टर रुद्र? नहीं सर। नहीं सर, वो लैडर नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर उसका, यहाँ पर उसका मास लगेगा, जो कि सॉरी, यहाँ पर इसका वेट लगेगा, जो कि, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है, ये जो वेट है ये इस लैडर को नीचे की तरफ गिरा देगा। हुसैन जी, डू यू एग्री? यस सर। तो ये देखिए, ये पॉइंट की जो इम्पेंडिंग मोशन हुई वो इस साइड हुई, और ये पॉइंट की जो इम्पेंडिंग मोशन हुई वो नीचे की साइड हुई। बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन है। इस वजह से इम्पेंडिंग मोशन क्योंकि लेफ्ट की साइड है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो राइट की तरफ आपकी लगेगी। तो ये इंफॉर्मेशन निकाल ली आपने लाइन नंबर 3 से। लाइन नंबर 4 देखिए, रफनेस ऑफ द ग्राउंड is such that it offers a maximum horizontal resistive force half that of normal reaction at the point of contact. अब इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए फिर से ये वाला केस ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम है। इसमें अगर हमें नॉर्मल फोर्स समझनी हो, अगर इस केस में हमें नॉर्मल फोर्स को समझना है, मैं ये स्टील फ्लोर लिखा हुआ है, अब क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है तो मैं बोल देता हूं कि ये जो फ्लोर है ये वुडन फ्लोर है, और लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा रबर का सपोर्ट भी दिया हुआ है, रबर स्टॉपर सा लगाया हुआ है
लैडर के नीचे ताकि फ्रिक्शन आ जाए। तो ये जो लैडर है, ये लैडर ये वॉल की तरफ पुश करेगी। जब पुश करेगी तो वॉल भी इसको पुश करेगी। वो जो पुश है उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये जी, डू यू एग्री? यस सर। उसी तरह ये जो एंड है लैडर का, वो ग्राउंड को नीचे की साइड पुश करेगा। जब लैडर ग्राउंड को पुश करेगी तो जो ग्राउंड है वो भी लैडर को पुश करेगा विद अ नॉर्मल रिएक्शन एन। डू यू एग्री? यस सर, यस सर। तो इसलिए ये देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है जो कि पॉइंट P पे लग रहा है, और पॉइंट S पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो N2 लग रहा है। और ये हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि मैं ये जो N है उसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा। हुसैन जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। ओके, अच्छा, अब ये लाइन को फिर से पढ़िए। रफनेस ऑफ द ग्राउंड इज सच, क्योंकि ग्राउंड ही रफ है, वॉल तो स्मूथ है। रफनेस ऑफ द ग्राउंड इज सच दैट इट ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स मतलब ये जो हमारा F है, ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो है हाफ दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो नीचे ये जो आपने वॉल यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस नॉर्मल के हाफ है। हुसैन जी, कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी, ये पॉइंट की चिंता मत कीजिए क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं। हाँ सर, फ्रिक्शन लगने लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो लैडर है वो यार इस वॉल को पुश करेगी ना। जब लैडर वॉल को पुश करेगी, आप जब ग्राउंड पे खड़े रहते हैं तो आप ग्राउंड को पुश करते हो, इसलिए ग्राउंड आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ना। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। यार, अगर आप लेट अस अज्यूम आप हवा में गिर रहे हैं, ये ग्राउंड यहाँ पर है और आप यहाँ पर हैं, तो क्या ग्राउंड आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है मिस्टर हुसैन? हाँ सर। अबे लगा रहा है, नहीं लगा रहा? सर अगर हम लोग ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। नहीं सर, ग्राउंड यहाँ पर नीचे है और आप गिर रहे हो, यू आर फ्लाइंग यहाँ नीचे। नहीं सर, नहीं। नहीं लगाएगा ना? नहीं नहीं। तो इस केस में द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन यू इज दिस वेट, जो कि आप नीचे की तरफ आपको खींच रही है। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। तो ये वेट की वजह से तो आपको एक्सेलरेशन मिल रही है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, आप जब खड़े होते हो, जब यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े हो, तब ग्राउंड आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना, क्योंकि यू आर पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। द ग्राउंड इज गिविंग अ नॉर्मल रिएक्शन टू यू। तो एक फोर्स तो आप पे ये लग रही होती है, और दूसरी जो आपकी अर्थ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो W तो यहाँ पर भी है और वो W तो यहाँ पर भी है। लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर, समझ आ रहा है। और क्योंकि आप यहाँ स्टैटिक हो, यू आर इन इक्विलिब्रियम, तो आप बोल देते हो कि जो वर्टिकल जो फोर्स है उसका बैलेंस होगा। तो नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द पर्सन। यस सर, नो सर? यस सर। अबाजी को डाउट करेंगे? नहीं सर। तो यही मैंने आपको यहाँ दिखाया, फोटो में दिखाया। फोटो में आपको यही दिखाया जा रहा है कि सर यहाँ पर N1 फोर्स लग रही है, यहाँ पर N2 फोर्स लग रही है। यहाँ फ्रिक्शन नहीं है बट यहाँ फ्रिक्शन है, और यहाँ जो फ्रिक्शन है P पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है दैट इज हाफ ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट P। हुसैन जी, चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? हाँ सर, हो रहा है, हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देख लीजिए। फिर वो आपको बोलता है कि a monkey of mass 20 kg starts climbing the ladder as if this was not enough। और रहता फलाने एक बंदर यहाँ पर चढ़ना शुरू हो गया, यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। हुसैन जी, बात समझ आ गई? हाँ सर। तो बंदर ने यहाँ चढ़ना शुरू कर दिया, तो इट इज बट ऑब्वियस कि यार एक लेवल तक जाएगा बंदर। ये जो बंदर है हमारा, पता नहीं अजीब सा बंदर है, ये अजीब सा बंदर एक पॉइंट तक जा पाएगा, उसके बाद तो जो लैडर है वो नीचे की तरफ फिसलनी शुरू हो जाएगी।
हुसैन जी बात समझ आई? यस सर। क्वेश्चन क्या है? लास्ट पूरा ज्ञान गणित करके क्वेश्चन लास्ट में आता है, हाउ फार कैन इट क्लाइंब अलोंग द लैडर? जो बंदर है वो लैडर पे कितने ऊपर तक जा पाएगा? और दूसरा ये आता है, हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल, देखिए पहला वो आपसे पूछ रहा है कि बंदर कितना तक जा पाएगा, और दूसरा पूछ रहा है हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल, अगर आपको बात समझ आ रही है तो वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। हुसैन जी बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर समझा। अभी सिचुएशन समझ आई, सारा क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखिए, अब कुछ इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो वो आप अगर पहले निकाल के रख लेंगे तो बेटर रहेगा। जो पीएस है वो 2 मीटर्स है, पीजेड जो है वो 1.2 मीटर है। तो बेसिक पाइथागोरस यूज करके आप एस जेड 1.6 मीटर निकाल सकते हैं। अबाजी, डू यू एग्री? Yes, sir. एस जेड किया, पाइथागोरस लगाया आपने, 2 स्क्वायर माइनस 1.2 स्क्वायर 1.6 मीटर। ये एस जेड जो है वो 1.6 मीटर। आपको आगे जरूरत पड़ेगी, मैंने पहले आपको बता दिया कि 1.6 मीटर पाइथागोरस यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक तो बात, एक इन्फॉर्मेशन तो आपने ये निकाली। कुछ दो तीन चीजें आपको और चाहिए होंगी, वो भी समझ लीजिए। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बेस मतलब पी जेड अपॉन पी एस, ये पूरा बेस आपका 1.2 मीटर है, तो जो पी जेड है वो 1.2 मीटर है, आपने लिख दिया। पी एस जो है आपका वो 2 मीटर है, वो भी आपने लिख दिया। अब ये जो कॉस थीटा है, दिस इज इक्वल टू पी आर डैश अपॉन पी आर। अब ये पी आर डैश क्या है? पी आर डैश ये है यार, आर पॉइंट वो है जो लैडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और क्योंकि लैडर का वेट 10 केजी है, इसलिए उसका जो वेट है वो 100 न्यूटन होगा, और वो जो 100 न्यूटन है दैट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 मीटर मतलब लैडर के बीचों बीच है। आर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और आर डैश ये परपेंडिकुलर है। तो जो मैं आपको कॉस थीटा बता रहा हूं, तो ये अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब पी आर डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका 1 मीटर है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हुसैन जी बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर समझ आया। और सेम जो कॉस थीटा है, यही जो कॉस थीटा है, यही जो कॉस थीटा है, लेट अस अज्यूम कि आपका जो बंदर है वो x मीटर ऊपर तक चढ़ा। जब वो x मीटर ऊपर तक चढ़ा, तो बंदर यहां पर बैठा है, ये बंदर यहां पर बैठा आपका, ये बंदर यहां बैठा है। तो बंदर को अगर आप से एक डॉट प्रोडक्ट से रिप्लेस करते हो, तो उसका जो वेट है वो नीचे की साइड होगा, जो कि किसके इक्वल होगा? 200 न्यूटन के। जैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। सिंपल वर्ड्स में यार, क्यू जो है वो बंदर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और आर जो है वो लैडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यार कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? नहीं सर। ये ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये भी जरूरत पड़ने वाली है पी क्यू डैश की, तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि पी क्यू डैश पहले निकाल लीजिए। पी क्यू डैश कैसे निकालेंगे? वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस पी क्यू डैश है, पी क्यू डैश है, और हाइपोटेन्यूज एक्स है, वो यहाँ पर आ गया। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। ये 1.2 अपॉन 2 जो है वो है ट्राइंगल पी एस जेड। पी आर डैश अपॉन 1 जो है वो है ट्राइंगल पी आर आर डैश, और पी क्यू डैश जो है वो है ट्राइंगल पी क्यू क्यू डैश। तो ये इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली। वैसे तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये बेसिकली 3 ट्राइंगल बने हैं जिसमें आप सिमिलर ट्राइंगल्स भी लगा सकते हैं। रैनी, डू यू एग्री? यस सर। ये देखिए, जिसको ये आपने इसको यहाँ पी बोल रहे हो, इसको एस बोल रहे हो,
पी क्यू आर एस बोल रहे हो, पी क्यू आर एस बोल रहे हो, इसको आप क्यू डैश बोल रहे हो, इसको आप आर डैश बोल रहे हो। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यार, थोड़ा थोड़ा कचरा हो रहा है, एक सेकंड बस। देखिए अगर आप ज्योमेट्री समझ रहे हैं तो ये जो तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, पी क्यू क्यू डैश, ये वाला ट्राइंगल, पी आर आर डैश, पी आर आर डैश और पी एस जेड, ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसलिए रेशियो ऑफ द साइड्स वुड बी इक्वल। हुसैन जी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर समझ आया। तो इसको अगर आप सिमिलैरिटी से देखना चाहते हैं तो सिमिलैरिटी से देख लीजिए, अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से देखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से देख लीजिए, एक ही बात है। शिराजी बात समझ आ रही? शिराजी सो गए। अबाजी बात समझ आ रही? हाँ सर। अच्छा, तो ये सब तामझाम करके मुझे निकालना क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? मुझे इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि जो पी आर डैश है, ये वाला जो पी आर डैश है वो मैंने क्या निकाल लिया, 3/5, और पी क्यू डैश जो मैंने निकाल लिया वो मैंने निकाल लिया 3/5x। हुसैन जी कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर नहीं। ये देखिए यहीं से आपने निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो ये देखिए पी आर डैश की वैल्यू निकल जाएगी, वो तो डायरेक्ट यहाँ 1.2/2 करके 3/5 यहाँ पर निकल जाएगी, और पी क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। पी क्यू डैश में जो एक्स है वो यहाँ चले जाएगा, तो 1.2/2 3/5x यहाँ निकल जाएगा। तो ये यार सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी जब मैं आगे सम करूंगा, तो इसलिए बजाय कि मुझे पीछे आना पड़े, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले सेट करके यहाँ पर डाल। सचरा कोई डाउट तो नहीं आ रहा? सर अभी अभी सर ये समझ आया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आगे चाहिए होगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल के यहाँ साइड पर रख दिया, ताकि जब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए आई डोंट हैव टू स्टार्ट द मैथ्स अगेन। अब देखिए, अब यार मैं तीन चीजें करूंगा, और तीन चीजों में सबसे सिंपल जो है वो ये देख लीजिए, वर्टिकल फोर्स बैलेंस। अच्छा, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो बंदर है, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि बंदर जब यहाँ तक आ जाता है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब बंदर यहाँ पर आ जाता है, इससे थोड़ा सा भी आगे अगर बंदर जाएगा तो ये जो लैडर है ये नीचे स्लिप कर जाएगी। हुसैन जी बात समझ आ गई? समझा सर। तो x इज द लास्ट पॉइंट, इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ आ गई? इसीलिए ये जो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन भी लगने वाली है ना, वो जो फ्रिक्शन भी है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। चिराग जी डू यू एग्री और नो? यस सर। एक्स इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यार। वो उसके बाद बंदर थोड़ा सा भी आगे जाता है तो ये लैडर नीचे गिरने वाली है। तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन जो लग रही है वो मैक्सिमम लग रही होगी। अच्छा, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस आपका क्या बना? वर्टिकल फोर्स बैलेंस आपका ये बना। वर्टिकल फोर्स है कौन सी हमारे पास, देख लीजिए। वर्टिकल फोर्स जो हमारे पास है, एक तो ये 100 न्यूटन की फोर्स है, दूसरी ये 200 न्यूटन की फोर्स है, और तीसरी जो फोर्स है वर्टिकल वो ये N1 है। Danny, do you agree? यस सर यस सर। इसका अगर आप बैलेंस लगाते हैं तो सिर्फ ये तीन वर्टिकल फोर्सेस आएंगे पूरे स्ट्रक्चर में, और इसका अगर आप ये लगाते हैं, बैलेंस लगाते हैं, तो 200 + 100, ये तो हमें गिवन है, 200 + 100 would be equal to this N1। अब बाजी को डाउट? नहीं सर। विच एम्प्लाइज की N1 आपके पास आ गया, N1 की वैल्यू आपने निकाल दी, विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन है। अगर आपने N1 निकाल लिया तो फ्रिक्शन तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो N1/2 है, तो आपने फ्रिक्शन भी निकाल ली जो इस पॉइंट पे लग रही है, जो राइट की साइड फेस कर रही है, तो फ्रिक्शन भी निकाल लिया आपने 150 न्यूटन। चिराग जी कोई डाउट? नहीं सर। अब इसको लेके, ये वाली इंफॉर्मेशन को लेके आप आगे की तरफ जाते हैं, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे आपके पास दो फोर्सेस आती हैं। कौन सी दो फोर्सेस आती हैं? एक फोर्स तो दादा ये है यहाँ पर N2, और दूसरी फोर्स है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल फोर्स में ये राइट की तरफ देख रही है, ये लेफ्ट की तरफ देख रही है, ये दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इस N2 के इक्वल है, और
F और N2 वुड बी इक्वल टू 150 न्यूटन। हुसैन जी समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ आ रहा है अभी। सर यहाँ तक आपका सेकंड पार्ट का आंसर निकल गया, जिसमें आपसे पूछा गया था कि वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए, वो निकल गया 150 न्यूटन। अब आज डू यू अग्री? Yes, sir. यहाँ तक इफ यू अग्री तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तीसरी चीज जो मैं यूज करूंगा वो मैं करूंगा कि मैं P के आसपास मूवमेंट लेना शुरू करता हूँ। P के आसपास मूवमेंट लेना शुरू करता हूँ। कल के लेक्चर में डिटेल में बताया गया, आपने लेक्चर देखा नहीं हुसैन? सर मैंने 2 पार्ट ही देखे अभी तक। हाँ, तो उसको यार प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है सर। अब ये और अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है ठीक है। अब अगर मैं P पे मूवमेंट लेना शुरू करता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसमें क्या होता है, एक फोर्स मेरी ये है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है पी क्यू डैश, और जो पी क्यू डैश है वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है 3/5x, जो मैंने यहाँ डाल दिया। हुसैन जी कुछ बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर समझ आ रहा है। दूसरी फोर्स है मेरे पास 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी आर डैश, जो मैंने यहाँ निकाला हुआ है। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। तो F इंटू डी के हिसाब से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से 100 इंटू 3/5 आपने किया, वो डाल दिया आपने यहाँ। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगी। अबादी डू यू अग्री? Yes, sir. ये दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगी, और ये जो हमारा N2 यहाँ बैठा हुआ है, ये P पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको ये साइड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना की कोशिश करेगा, और इसका इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P है वो है, देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, ये दिखा आपको? इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से है वो ये लाइन होगी। ये देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो इसका N2 का P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जान जी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? हाँ सर देख पा रहा और बेसिक ज्योमेट्री, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, दैट इज इक्वल टू एस जेड, और एस जेड आप पहले निकाल चुके हो 1.6। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो है, ये दो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को बैलेंस कर रहा है, और आपने N2 इज इक्वल टू 1.6 यहाँ लिख दिया। सर बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, sir. इसमें आप N2 की वैल्यू, ये देखिए N2 की वैल्यू आपने 150 न्यूटन यहाँ डाली थी, N2 की वैल्यू 150 न्यूटन डालेंगे तो ये स्वीट सी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। चिराग जी डू यू एग्री और नॉट? यस सर। इसका अगर आपने सॉल्यूशन देखना है तो मैं 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल भी आपको मिल जाएगी। 2 मिनट दीजिए। हुसैन जी फाइल लिख रही? हाँ सर। तो वही जो चीज है ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नजर आ रही है, इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपकी जो x की वैल्यू है वो 3/2 मीटर आ जाएगी। सर डू यू एग्री? यस सर। ये सॉल्व करना है आपको, ये वैल्यू निकलेगी आपकी। और आपकी बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 150 न्यूटन है। बात समझ आ गई? हाँ सर। ये आंसर करेक्ट है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ सर। हाँ सर। जैन जी समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर।